अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, लेकिन उन्हीं टॉपिक्स में से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे रेहाम खान की, जिन्होंने एक पोस्ट लगाई जिसमें उन्होंने लिखा, अपनी पहली शादी की तस्वीर लगाई। ज़रा गौर कीजिएगा, पहली शादी की तस्वीर लगाई और साथ में ये लिखा कि अपने बच्चों पर ये जुल्म मत कीजिएगा, अपनी बच्चियों पर ये जुल्म मत कीजिएगा, उनको कुछ बनने दीजिएगा, उनको अपने ख्वाब पूरे करने दीजिएगा और उनको परवान चढ़ने दीजिएगा, ये जुल्म मत कीजिएगा। मतलब उनका कहने का ये था कि उनकी अब तक 3 शादियां हो चुकी हैं। पहली शादी 12 साल चली और उन्होंने स्टेटमेंट दिया, शोहर बहुत मारता था, शक करता था, कैद में रखता था। अब ये सारा कुछ जो मैं आपको बता रहा हूं, ये उनके अपनी जुबानी है, वो सब कुछ खुद कह चुकी है। आप लोगों ने ये सारा कुछ सुनने के बाद खुद ही कमेंट सेक्शन में बताना है, क्या वो सही कह रही हैं? क्या उनका शोहर ऐसी मासूम लड़की, मेरा मतलब है कि ऐसी खातून पर शक कर सकता था? उनको करना चाहिए था? ये तो आप लोग बेहतर जानते हैं, आप लोगों ने अपनी राय जरूर देनी है। अच्छा, बच्चे वहां से उनके बच्चे भी हुए और उन्होंने कहा कि कैद में रखते थे। फिर दूसरी शादी इन्होंने इमरान खान के साथ की, जो कि चंद माह चली। उसके बाद इन्होंने एक और शादी, इमरान खान के साथ शादी क्यों टूटी वो आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, सब कुछ आपके सामने है। फिर इन्होंने एक शादी की अपने से 15 साल छोटे शख्स के साथ। वो शादी अब तक चल रही है, अल्लाह करे चलती रहे। लेकिन लोगों ने उनके इस क्या कहते हैं, इस बयान पर काफी नाराजगी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि आप लड़कियों को शादी से क्यों मतलब बदजन करना चाहती हैं कि शादी मत करें। और आपको पता है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो शादी करना चाहती हैं, कराची में बहुत सारे ऐसे मामलात सामने आते हैं कि वहां पर अच्छे लड़के नहीं मिलते, लड़कियां शादी के इंतजार में बूढ़ी हो जाती है। पंजाब में भी होगा, लेकिन कराची में बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग इस बात से एग्री भी करते होंगे, कुछ लोग शायद ना करते हो, लेकिन वो कहते हैं कि शादी जो है तब करें बच्ची की जब वो कुछ बन जाए। अगर एक लड़की जो मास्टर्स करती है या डॉक्टर बनती है, डॉक्टर बनने के बाद वो FCPS करती है, FCPS करने के बाद वो अपना क्लिनिक बनाती है, क्लिनिक बनाने के बाद वो एक कामयाब डॉक्टर बन जाती है, इंजीनियर बन जाती है, कुछ बड़ी पोस्ट पर चली जाती है, तो उसकी एज हो जाती है 30, 32, 34 साल। 32, 34 साल की उम्र में उनको लड़का चाहिए होता है। आप मुझे ये बताएं कि 32-34 साल की खातून जो होगी या लड़की होगी, उसकी ख्वाहिश तो होगी कि मेरे सामने एक खूबसूरत हैंडसम लड़का हो। लेकिन अगर उनको हैंडसम लड़का नहीं मिलता, क्योंकि वो खुद भी लाखों कमा रही होती हैं और उनको चाहिए भी ऐसा होता है कि वो अगला बंदा भी एक अच्छा बिजनेसमैन हो, अच्छी जॉब पर हो और चाहिए भी उनको यंग, तो बताएं कि फिर किस तरह से उनकी जिंदगी गुजरेगी जब वो खुद इतनी मैच्योर हो चुकी होंगी कि वो किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी और अगला जो बंदा होगा वो भी मैच्योर होगा, वो अपनी बीवी को अपने ऊपर हाकिम नहीं बनने देगा। ये बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कि शायद इस तरह के लोग नहीं समझ सकते। बहरहाल इस बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आपको पता है कि मलाला यूसुफजई ने भी आज से कुछ अर्सा पहले कहा था कि मैं शादी पर यकीन नहीं रखती। आप लोगों को याद होगा, मलाला यूसुफजई ने कहा था कि मैं शादी पर यकीन नहीं रखती, मैं समझती हूँ कि एक लड़का और एक लड़की आपस में मोहब्बत करते हैं और वो दोस्त बनकर ही कई साल गुजार सकते हैं। लेकिन उसके कुछ ही अरसे के बाद उन्होंने शादी कर ली, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा हेट मिला कि उन्होंने अपने कमेंट सेक्शन को बंद कर दिया था। उन्होंने बंद कर दिए थे कि मैं लोगों से कोई भी अपनी राय अपने बारे में लेना ही नहीं चाहती। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद उन्होंने शादी भी कर ली थी। उनको लगा कि नहीं भाई, अब अगर ऐसी जिंदगी गुजारी तो लोग बहुत ज्यादा तनकीद करेंगे। बहरहाल इस बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं निदा यासिर के बारे में। निदा यासिर कहती हैं कि कोविड का दौर था और मुझे अपने बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस के लिए, छोटे बेटे के लिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए मतलब एक मेड चाहिए थी, क्योंकि मैंने मॉर्निंग शो करने आना होता था, मैंने अपने काम पर आना होता था, तो मैं चाहती थी कि मेरे बेटे को गाइड कर सके, लैपटॉप यूज़ करना। तो मैंने अपने बच्चे के लिए एक पढ़ी लिखी मेड रखी। अब ज़रा आप लोग गौर कीजिएगा, ये एक बहुत ज़बरदस्त पैगाम है आप लोगों के लिए।
जो लोग जॉब पर जाते हैं अपने बच्चों को मेड के हवाले कर देते हैं या फिर ऐसे स्कूल में छोड़ देते हैं जहाँ पर वो समझते हैं कि हमारे बच्चों की बहुत केयर की जाती है। तो गौर से सुनिएगा कि वो कहती हैं कि मैंने एक पढ़ी लिखी मेड रखी, उसकी तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा थी, उसको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा रहा था, लेकिन मेरे पड़ोसियों ने मुझे एक दिन बताया कि जब आप चली जाती हैं तो आपके घर से जोर जोर की आवाज़ें आती हैं। ये जो आपकी मेड है ये आपके बच्चे पर बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, शोर करती है। मैंने कहा नहीं, शायद हमारे पड़ोसियों को वैसी कोई तकलीफ होगी। ये मैं तकलीफ का वर्ड अपने पास से लगा रहा हूँ, शायद कोई तकलीफ होगी। लेकिन एक दिन जब मैंने देखा कि मेरी मेड ने मेरे बच्चे को जोर से पकड़ा और उसको खींचा, तो मैंने तो फौरन जगह पर ही उसे फारिग कर दिया। मैंने कहा ये मेरी गैर मौजूदगी में पता नहीं क्या करती होगी, अगर मेरे सामने ऐसा कर रही है तो मेरी गैर मौजूदगी में क्या करती होगी। तो गलती असल में माँ बाप की होती है। जब आप पैसे को तरजीह देते हैं और औलाद को इग्नोर कर देते हैं तो फिर आपके बच्चे दूसरों के रहम करम पर होते हैं। दुनिया सारी में ये जुल्म सितम क्यों होते हैं? आपको पता है यूरोप में ये जो हमारे मगरबी लोग हैं वो ज़्यादातर उनको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? उसकी वजह ये होती है कि उनको ये नहीं पता होता कि मेरा बाप असल कौन है, मेरी माँ असल कौन है। वो इसलिए होता है कि वो दूसरों के रहम करम पर पलते पलते बड़े जब होते हैं तो उनकी ज़िंदगियां काफ़ी बर्बाद हो चुकी होती हैं। जुल्म और सितम बर्दाश्त, क्योंकि दूसरा बाप कितनी मोहब्बत देगा या दूसरी माँ कितनी मोहब्बत देती है, बहुत कम होती हैं जो अपना बच्चा समझ कर पालती हैं। लेकिन वो ये समझती है शादी की 3 नाल मुसीबत भी आ गई है, वो उस बच्चे को कभी प्यार नहीं देती हैं बल्कि कुट कुट के उसको पालती हैं। अब वो बच्चा जब बड़ा होता है तो साइकेट्रिस्ट की उसको ज़रूरत पड़ती है। बहरहाल आप लोग भी अपने बच्चों का ख्याल रखें और कभी भी किसी भी ऐसी मेड के हवाले ना करें जिसको रहम ना आता हो बच्चों पर। बहरहाल इस बारे में अपनी राय भी दीजिएगा और अपना कोई एक्सपीरियंस भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर मुझे अंदाज़ा होता है कि लोगों की ज़िंदगियों में भी क्या क्या मुसीबतें हैं और क्या क्या परेशानियां और उन्होंने क्या कुछ झेला हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं वीना मलिक के बारे में। वीना मलिक से पूछा गया कि आपने बिग बॉस में काम किया था तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। वो कहती हैं कि बिग बॉस में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ेदार रहा, लोग बहुत अच्छे थे, वहाँ पर कुछ भी गलत नहीं होता था, कुछ भी गलत नहीं होता था। ये वीना मलिक कह रही हैं, लेकिन आप सबको ये बात पता है कि वीना मलिक ने वहां पर क्या कुछ किया था। और बिग बॉस ही तो था जिसमें काम करने के बाद वीना मलिक बहुत ज्यादा पाकिस्तान में एक्सपोज हुई थी और वहां की हरकतें देख देख कर पाकिस्तानियों को बहुत गुस्सा आता था कि वीना मलिक वहां पर क्या कर रही हैं। बहरहाल वो कहती हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए जब से मैं पाकिस्तान वापस आई हूं मुझे 3 बार ऑफर आ चुकी है। उनसे ये पूछा गया कि अगर अब आपको मौका मिला तो क्या आप वहां जाएंगी, वापस काम करेंगी। तो कहती है कि पाकिस्तान में रहते हुए मुझे 3 बार ऑफर आ चुकी है, लेकिन अब की बार अगर किसी भी 3 बड़े खानों में से शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान में से कोई भी ऑफर करेगा तो मैं ज़रूर जाऊंगी, लेकिन काम मैं शाहरुख खान के साथ काम करना चाहती हूँ। उनके साथ काम करने का मुझे बहुत शौक है। हाँ सही गल है यार, कोई अदाकारा उठा लें उनसे पूछे शाहरुख खान के साथ काम करना है, शाहरुख खान के साथ काम करना है। जैसे ही हमारी कोई भी एक्ट्रेस वहां से काम करके आती है ना तो बस बार बार उन्हीं का नाम लेती रहती हैं। मुझे ये बात थोड़ी बुरी लगती है, क्योंकि यहाँ पर आप जितने लोगों के साथ काम करते हैं क्या वो स्टार नहीं है? कभी किसी एक्ट्रेस के मुंह से मैंने नहीं सुना यार शाहरुख खान, मतलब शाहरुख खान के अलावा हटकर अगर मैं उनसे सुनूं, हुमायूं सईद के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। काम उन्होंने फेरोज खान के साथ किया होता है, तारीफें वो शाहरुख खान की कर रही होती हैं। समझ तो बाहर है यार। इसी तरह से फेरोज खान की बहन जो है हुमायूं मलिक भी काम वो पाकिस्तानियों के साथ कर रही होती हैं और उनका अपना भाई बहुत बड़ा स्टार है, लेकिन वो भी इमी कर रही होती है। इमी कौन है भला, बताओ जरा मुझे। बहरहाल ये सब कुछ हो रहा होता है। आप लोग इस बारे में राय जरूर दीजिएगा कि वीना मलिक आप दोबारा जाएंगी तो क्या क्या करेंगी, कैसी लगेंगी, अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ वो बात करते हैं एक अफसोसनाक खबर के बारे में, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई नशे में और कोई ना कोई हमें इस तरह की हालत में नज़र आ रहा है कि हमें लगता है कि यार ये तो बहुत बुरी बात है। अभी साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ भी जो है वो नशे में धुत जो है, उनकी एक वीडियो वायरल हुई, उसको देखकर बड़ा दुख हुआ। क्योंकि ये सब कुछ देख कर ना मुझे लगता है कि ये भी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि नशा करना शराब में या दूध कहीं गिरा हुआ है। अब किसी आम बंदे को शराब या नशे में पकड़ा जाए तो उसकी दुर्गत बना के रख देते हैं, लेकिन कानून बनाने वाले बड़े बड़े लोग जो हैं या फिर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज नशे में पकड़ी जाती हैं, कुछ नहीं होता।
राहत फ़तेह अली खान, फिर उसके बाद मोहम्मद राना, आप क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ, और आपको पता है मोहसिन अब्बास हैदर ने भी अभी एक स्टेटमेंट लगाई थी और उसके पीछे एक बहुत ख़ास वजह है। उन्होंने कहा कि किसी भी एक्ट्रेस, किसी भी एक्टर या फिर किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को सेट पर चर्स शराब पीने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए और ना ही नशे में किसी को आने देने की इजाज़त होनी चाहिए। अब इसके पीछे क्या वजह है? अगर मोहसिन अब्बास हैदर ये बात कह रहे हैं तो उसके पीछे वजह ये है कि सेट पर आकर ये लोग उटपटांग हरकतें करते हैं और साथ में काम करने वाले लोगों को परेशानी होती है। एक एक्टर है, फोत हो गया, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मैं काम कर रहा था तो मैं जब भी उनको सीन के लिए CR कहते हैं ना, मतलब थोड़ा सा आप रिहर्सल कर लेते हैं सीन से पहले ना, थोड़ी रिहर्सल करते हैं, मैं ऐसे बोलूँगा ये वाला, तो आप यकीन करें जब भी मैं उनको ये कहता तो यूँ होता था, हाँ हाँ कर लेते। तो मैं बड़ा हैरान होता था कि उन्होंने नेस्ले की बॉटल में जो है वो ड्रिंक डाली होती थी, हर वक्त पी रहे होते थे, तो इसलिए उनका करियर भी तबाह हुआ। जब ये मोहसिन अब्बास हैदर ने ये बात की ना तो मुझे ये बात समझ में आती है कि सेट पर भी ये सब कुछ बहुत ज़्यादा होने लगे है, इसी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। बहुत सारे एक्टर्स नहीं पीते ना, सिगरेट तक नहीं पीते, तो फिर ज़ाहिर है तकलीफ तो होगी। एक्ट्रेस पीती हैं, चर्च पीती हैं, ये चीज़ें करती हैं, तो इसीलिए मोहसिन अब्बास हैदर भी कह रहे हैं और मैं भी कई बार कह चुका हूँ कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। बहरहाल इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इन सारी चीज़ों से अपने आप को बचा के रखिएगा, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। कुछ लोग कहते हैं चर्च पिएं, शराब पिएं, जितना लिखा है उतना ही जीना है, लेकिन याद रखें जीना कैसे है। चर्च के नशे में अगर हनी सिंह पागल हो सकता है तो आप भी हो सकते हैं। शराब के नशे में संजय दत्त खूबसूरत जवानी बर्बाद कर सकते हैं तो आपकी भी हो सकती है। नशे में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बहरहाल आप लोगों को खुद को बचाना है, क्योंकि जवानी हो, बुढ़ापा हो, इज्जत का हो, बस ये काफ़ी है। इससे ज़्यादा और क्या बुराई होगी कि आप बदनाम हो जाते हैं। अपने आप को बचाएं, खूबसूरत ज़िंदगी जिएं, जब तक हो खूबसूरत हो, अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी हो। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।